हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ और आज हम एक इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप कंपनी को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, बिजनेस को एनालाइज करने वाले हैं, चार्ट्स पे उसे देखने वाले हैं, पूरा एक एनालिसिस करेंगे यहाँ पे ताकि आप लोग समझ सकें कि आपको इस इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना। मेरी क्या पोजीशन है इसके अंदर वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल स्पिरिट्स के शेयर को। अब स्पिरिट्स नाम में ही है तो आपको समझ आता है कि अल्कोहल इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं केटर कर रहा होगा, बट इसका बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग है, अलग अलग वर्टिकल्स हैं और कहीं ना कहीं इसके अंदर एथेनॉल की स्टोरी भी है। तो ये सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले हम ग्लोबल स्पिरिट्स के बिजनेस सेगमेंट्स को समझ लेते हैं। अब इसका बिजनेस दो मेन सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है कंज्यूमर रिटेल। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से इनका आता है 60% रेवेन्यू। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो इनका पहला मेन सेगमेंट है वो है बल्क स्पिरिट्स की मैन्युफैक्चरिंग। अब बल्क स्पिरिट से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, तो सबसे पहली चीज हमें समझनी है कि ये बनाते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जिसको ENA कहते हैं, और ये बनाते हैं यहाँ पे एथेनॉल भी। अब एथेनॉल की स्टोरी आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो आप थोड़े से भी न्यूज़ देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना ज़्यादा पुश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस समय कि एथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, उसको फ्यूल के अंदर ब्लेंड किया जाए ताकि एक तो फ्यूल की कॉस्ट कम हो और थोड़ा वो फ्यूल भी ग्रीन एनर्जी की तरफ को जाने लगे। लेकिन एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग अब बूस्ट मिल रहा है ना उस चीज को। तो पहले इनका जो मेन मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट रहा है वो शुरू से ENA रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। तो मान लेते हैं यूनाइटेड स्पिरिट जैसी कंपनी हो गई जिसके अपने ब्रांड्स हैं, तो उनको स्पिरिट्स तो चाहिए ना, क्योंकि अल्कोहल की कंजम्पशन मेन 3 फॉर्म के अंदर होती है। एक तो स्पिरिट्स हो गया जो कि इंडियन मार्केट को एक तरीके से डोमिनेट करे बैठा है, फिर हो जाता है बियर और फिर हो जाता है वाइन। तो जो स्पिरिट्स की कंजम्पशन है इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा है और स्पिरिट्स के अंदर ही अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन भी काफी ज्यादा होती है। तो ग्लोबल स्पिरिट्स का काम है कि वो यूनाइटेड स्पिरिट जैसी कंपनीज को स्पिरिट सप्लाई करे ताकि वो अपनी जो भी लिकर बनाना चाह रहे हैं उसको वो बना सकें। तो ये है इनका पहला बिजनेस सेगमेंट जिससे मेजर रेवेन्यू इनका मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का ड्राइव होता है। सेकंड सेगमेंट इनका हो जाता है फ्रेंचाइजी बॉटलिंग का। फ्रेंचाइजी बॉटलिंग के अंदर भी इनके लगातार मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं एंड वो बिजनेस भी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहा है। तीसरा बिजनेस गाइस इनका हो जाता है बाय प्रोडक्ट्स का। अब बाय प्रोडक्ट्स से क्या मतलब हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये लोग राइस को बेसिस लेके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कहीं ना कहीं इनका जो राइस है उसी से एथेनॉल वगैरह भी बन रहा है, ENA बन रहा है, तो उससे बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। तो उससे एनिमल फूड सप्लीमेंट्स ये लोग बना के बेचते हैं अलग से, एंड इनफैक्ट CO2 को भी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी एज अ बाय प्रोडक्ट ये लोग सेल कर पाते हैं अलग से। अब गाइस, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो सबसे पहले आपका सवाल उठना चाहिए वो ये है कि क्या एथेनॉल और ENA अलग अलग जगहों पर मैन्युफैक्चर होता है, तो ऐसा नहीं है। इनकी कुछ कुछ फैसिलिटीज केपेबल हैं कि वो प्रोडक्शन को शेयर कर सकें। तो इसीलिए जैसे मान लो एथेनॉल का ऑर्डर तो आपका गवर्नमेंट देती है ना, तो अगर वो ऑर्डर पूरा आया है उसको फुलफिल ये बाई चांस नहीं करना चाह रहे या कुछ उसमें दिक्कत है तो उसमें 1% की पेनल्टी लगती है। इसलिए इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर एथेनॉल का ऑर्डर ज़्यादा है और उसके अंदर इनको प्राइस अच्छा मिल रहा है उस समय, क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है उसके अंदर प्राइस, तो ये उसको फुलफिल कर सके हर हाल में। तो उस पेनल्टी को भी बचाना है इन्हें। और अगेन, अपना बिजनेस अगर आपको ढंग से ग्रो करना है तो आपको मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दोनों चीज़ों को शेयर कर सके, और कहीं ना कहीं इनके केस में ऐसा है। अब गाइज, इनका जो सेकेंड बिजनेस सेगमेंट है कंज्यूमर बिजनेस जो है वो 40% रेवेन्यू ड्राइव करता है। अब ये जो कंपनी है ना, ये आपकी बड़ी है कंट्री मेड लिकर के अंदर, इंडियन मेड इंडियन लिकर। हाउएवर, हम देखेंगे कि इनकी प्रेजेंस कुछ ही स्टेट्स तक लिमिटेड है और कई सारी स्टेट्स आपकी इंडियन मेड इंडियन लिकर यानी कि कंट्री लिकर को ढंग से प्रमोट नहीं करती। वो लोग कहीं ना कहीं उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा के चलते हैं, बैन्स लगा के चलते हैं। तो हर जगहों पे आप कंट्री लिकर इतना इजीली नहीं बेच सकते जितना इजीली आप बेच सकते हैं IMFL, इंडियन मेड फॉरेन लिकर को, जिसके अंदर लेट्स से यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसी कंपनी काम करती है। तो इनका जो ब्रांड है कंज्यूमर का उसको ये ग्रो कर रहे हैं, उसकी केटरिंग बढ़ा रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड इन्होंने खुद कहा है कि इनका फोकस इंडियन मेड फॉरेन लिकर पर भी होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियमाइजेशन कर सकते हैं, वहाँ पे मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा महंगा बेच सकते हैं चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ वहाँ से भी लेंगे। एंड IMFL की कंपनीज को मुझे लगता है मार्केट थोड़ा अलग रीरेट करके चलती हैं। हालांकि इस कंपनी के केस में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बहुत बड़ा है, इसलिए आप देखते हैं कि थोड़े मल्टीपल्स उस हिसाब से मिलते हैं इसको, क्योंकि एक कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस नहीं है। अगर कोई भी कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस होता है तो उस कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस के ब्रांड्स को रिप्लेस करना आसान नहीं होता, इसलिए मार्केट उनका PE मल्टीपल थोड़ा अलग देके चलती है। बट अगर कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो आप देखते
देखते हो कि उनको जनरली मार्केट बुक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू कर रही होती है बजाय प्राइस टू अर्निंग रेशियो के। तो फॉर एग्जांपल नेस्ले हो गया, यूएसएल हो गया, इन सारी कंपनीज का आप हमेशा पीई रेशियो देखते हो क्योंकि इनके ब्रांड्स बिकते हैं। बट इसके केस में हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग हैज़ बीन अ बिग पार्ट, और इंडियन मेड इंडियन लिकर जो कि मैं कहूँगा इतना प्रीमियम सेगमेंट नहीं होता, वो अल्कोहल काफ़ी सस्ता बिकता है एज कम्पेयर टू IMFL। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी इनको मार्जिन जब कम देने पड़ते हैं या इनके ब्रांड्स उस हिसाब से पावरफुल नहीं है तो मार्केट पीई रेशियो उतना अच्छा नहीं देता है कभी भी। बट ये तो वैल्यूएशन की बात हुई। गोइंग फॉरवर्ड ये लोग अगर फोकस करते हैं IMFL पे और कहीं ना कहीं प्रीमियमाइजेशन पे, कंज्यूमर बिजनेस को बढ़ा पाते हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट इनको री रेट भी कर सकती है। तो वो चीज़ भी आपकी नज़र में होनी चाहिए जब आप ग्लोबल स्पिरिट्स के शेयर को स्टडी कर रहे हैं। तो गाइज अब आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका है इनका जो पूरा वैल्यू चेन है, वो मैं आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस करना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो इनका की रॉ मटेरियल राइस है एंड उससे कहीं ना कहीं डिस्टिलेशन जब होता है तो ENA और एथेनॉल की प्रोडक्शन होती है। अगेन इनकी कुछ कुछ फैसिलिटीज शेयर करती हैं उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को, तो अगर इनको किसी और चीज़ को प्रोड्यूस करना है, किसी की थोड़ी प्रोडक्शन कम करनी है, ये वो कर सकते हैं। उसके बाद इनका जो कंज्यूमर बिजनेस है उसमें हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि आपका कंट्री लिकर हो गया जो कि वैल्यू सेगमेंट है, एंड आपका प्रीमियम सेगमेंट जो होता है उसके अंदर IMFL वगैरह पे भी फोकस कर रहे हैं थोड़ा, बट वो बहुत ही छोटा पार्ट है इनके बिजनेस का। इनका जो आप देख सकते हैं कि फ्रेंचाइजी बॉटलिंग का बिजनेस है वो कहीं ना कहीं B2B है अगेन, और ये आपका बाय प्रोडक्ट्स का भी काम कर रहे हैं और वो भी B2B हो जाता है। तो ऑफकोर्स जो ENA और एथेनॉल ये बनाते हैं दे सेल इट टू बेवरेज कंपनीज एंड फ्यूल कंपनीज ऑफकोर्स एथेनॉल ले रही हैं इनसे बहुत ज़्यादा। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर एथेनॉल की स्टोरी बरकरार रहती है और आप लोगों को दिखता है आगे जाते हुए कि गवर्नमेंट और पुश कर रही है, तो दिस कैन बी अ गुड प्ले फॉर एथेनॉल एज वेल, क्योंकि सारी कंपनी शुगर केन से एथेनॉल नहीं बनाती। अब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि चीनी भी हर देश में अलग ढंग से बनती है। जैसे हमारी कंट्री में शुगर इज प्राइमरीली मेड बाय शुगर केन, राइट, बट अगर आप कनाडा जाओगे तो वो मेपल से बना रहे होते हैं, उनकी मेपल सिरप और ये सारी चीज़ें ज़्यादा चल रही होती हैं। तो इवन शुगर इज़ मेड डिफरेंटली इन डिफरेंट कंट्रीज़, एंड कहीं ना कहीं एथेनॉल के अंदर भी ये चीज़ है। एथेनॉल आपको खाली एक चीज़ से बनानी ज़रूरी नहीं है, आप एथेनॉल शुगर केन से बना सकते हो और इनके केस में हम देख रहे हैं राइस से बना सकते हो। सो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी अकॉर्डिंग टू मी। बिजनेस बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एथेनॉल का प्राइस आपका गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, जो ये बाकी का ENA सेल कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है, तो वो इनके कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं कि स्पिरिट्स आप किस रेट पे बेच रहे हो। उसके बाद इनका खुद का कंज्यूमर बिजनेस है जिसके अंदर प्राइसिंग पावर इनकी खुद की हो जाती है। तो ऑफ कोर्स कंट्री लेकर में प्राइसिंग इतना ज्यादा नहीं होता, बट IMFL पे अगर फोकस करेंगे वहां पे इनको अच्छा खासा प्रीमियमाइजेशन मिल सकता है। लेट अस सी हाउ दे आर एबल टू मार्केट देयर ब्रांड्स एंड किस हिसाब से ग्रो कर पाते हैं। अब चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर, बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे चार्ट पे कुछ अच्छा ना दिख रहा हो इसके अंदर और मैं आपसे शेयर डिस्कस कर रहा हूं। तो चार्ट पे चलते हैं एक बार, एंड आई थिंक आपको वो चीज़ दिखेगी जो मुझे दिख रही है और जिस वजह से मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ इस कंपनी के अंदर। इस कंपनी की ना बहुत चर्चा होती थी न्यूज़ चैनल्स पे जब ये शेयर बहुत ऊपर के लेवल्स पे चलता था, बट आई थिंक अब रिवर्सल का समय आ रहा है। अगर यहाँ से रिवर्सल हो जाए जिस लेवल पे अभी हम बात करेंगे बहुत अच्छा, नहीं होता तो मुझे लगता है फ्यूचर में भी थोड़े से दिनों बाद, थोड़े से हफ्तों बाद भी रिवर्सल हो सकता है। तो चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू पे, वीडियो को वहीं पे एंड भी करेंगे। तो गाइस यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मेरे पास ग्लोबल स्पिरिट्स का चार्ट खुला हुआ है वीकली बेसिस पे, और आप देखेंगे कि ये शेयर एक बार तो 1700 रुपए का हो गया था, राइट, एंड उसके बाद ये सीधा आया है और कहीं ना कहीं 750 के लेवल्स के अराउंड इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और उसके बाद अब थोड़ी रैली आती हुई दिख रही है। ये जो मेरी लाइन है जिसके अंदर ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है थोड़ी एडजस्टेड है इस डोजी के हिसाब से, एंड मुझे लगता है कि हमें कंफर्मेशन के बाद ही यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऊपर जाना शुरू हुआ है। यस इट्स अ रेड कैंडल बट इट स्टिल हैज टेकन सपोर्ट अबव द ब्रेकआउट, तो कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस थी उसको सपोर्ट बना के यहाँ पे सपोर्ट लिया गया है। एंड मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपकी पूरी नजर रहनी चाहिए इस रिवर्सल के ऊपर। अगर ये रिवर्सल ढंग से वर्क कर जाता है तो फिर आप यहाँ पे टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1450 के इन द कमिंग मंथ्स। मेरे को देखो शेयर के अंदर या बिजनेस के अंदर ऐसी कोई बड़ी कमी नहीं लगी। होता क्या है कि कभी कभी चीजें बहुत ज्यादा चल जाती हैं और अगर ज्यादा चल जाती हैं तो अपनी वैल्यूएशन ठीक करने के लिए वापस आते हैं सारे शेयर्स। और इस समय क्योंकि मार्केट्स के अंदर इतनी गिरावट है, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी टाइट हो रखी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, तो ओवरऑल सेल ऑफ है मार्केट के अंदर। एंड जो छोटी कंपनीज होती हैं इनके अंदर सेल ऑफ कभी कभी और ज्यादा शार्प हो जाता है। तो मार्केट के अंदर बहुत कंपनीज है जो आधी हो गई हैं इस समय, 50% डाउन, 60% डाउन, 70% डाउन। एंड आई थिंक ग्लोबल भी उसी कैटेगरी में आता है कि मार्केट की गिरावट के साथ साथ ये भाई सब नीचे आ गए हैं। अब आपको रखनी है इस पे नजर। आपका स्टॉप लॉस इसके अंदर देखो बहुत छोटा है, 770 का स्टॉप लॉस है, बट मैं वो कहूंगा वीकली बेसिस पे फॉलो करें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिरता है और अगले हफ्ते अगर आपको लगता है स्कैंडल को काटता हुआ जा रहा है तो फिर आप बेच दो, बट इस लाइन के नीचे आप
आपको ऑब्जर्व करना है। तो सिंस आई डू पोजिशनल वर्क मोस्टली एंड मैं बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के लिए पोजीशन उठाता हूँ, कैश पोजीशंस उठाता हूँ, तो मैं थोड़ा मौका देता हूँ शेयर्स को वापस ऊपर जाने का। कभी कभी यस थोड़े स्टॉप लॉस डीप हो जाते हैं उस चक्कर में, बट अगेन जो मेरा सिस्टम है दैट हैज ऑलवेज वर्कड फॉर मी एंड दैट हैज सेव्ड मी plenty of times from exiting at wrong levels। जब वो बिल्कुल ना स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने के लिए शेयर नीचे आता है तो मैं बहुत बार नहीं बेचता, क्योंकि उस सिस्टम ऐसा है वो मुझे बचा लेता है। सो यू नीड टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू, बट दिस इज योर स्टॉप लॉस की लाइन 770 रुपए, ये आपकी लक्ष्मण रेखा है। इसके नीचे शेयर मार्केट का है, इसके ऊपर ये शेयर आपका है, और इसके ऊपर अगर आप ये शेयर बाय करते हैं तो आप टारगेट थोड़ा बड़ा ही लेके चलें। आप अपना 1450 के टारगेट के हिसाब से इसके अंदर बाइंग करें। ग्लोबल स्पिरिट्स का बिजनेस मुझे बहुत पसंद है, मेरे को ये शेयर चार्ट स्ट्रक्चर पे बहुत पसंद है, मैं इसके अंदर अपनी बाइंग कर चुका हूं, और मुझे लगता है कि आप लोगों की भी इस शेयर के ऊपर अच्छे से नजर रहनी चाहिए। सो गाइस, दैट इज इट फॉर दिस स्टॉक एनालिसिस वीडियो। इट वॉज अ वेरी इजी बिजनेस टू एक्सप्लेन टू यू ऑल। होपफुली आप लोगों को बिजनेस ढंग से समझ आ गया होगा, मैन्युफैक्चरिंग का और कंज्यूमर का इनका, और किस तरीके से दोनों में प्रोसीड कर रहे हैं, वहां पे अपॉर्चुनिटीज क्या है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर के अंदर ये लोग बहुत ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, कि एक तो अपना IMIL को और बढ़ाएं और स्टेट्स में जाएं, यानी कि जो कंट्री लिकर है उसके अंदर एक्सपेंशन करें। बट इनका मेन फोकस जो आने वाला है वो आने वाला है इंडियन मेड फॉरेन लिकर पे, प्रीमियमाइजेशन पे। तो कंज्यूमर बिजनेस में वहां पे ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर अगेन एथेनॉल की स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है मुझे इनकी, मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती, वहां पे इनको बिजनेस आता रहेगा। बट होता यह है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को मार्केट थोड़ा अलग ढंग से वैल्यू करती है एज सपोज टू कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस, तो वो कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना है। स्पिरिट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम इनका बहुत शानदार है, और उस काम में मुझे नहीं लगता कि कोई कमी इनकी तरफ से कभी रही है या फिर आने वाले समय में होगी। एंड ऑफ कोर्स वी विल कंटिन्यू टू ट्रैक, वी विल कंटिन्यू टू चेक कि क्या हो रहा है। Disclaimer, disclosure, I have this stock in my portfolio. Some of my clients might have this stock in their portfolio. I have a firm by the name of Moneycraft, which is a SEBI registered investment advisory firm. तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। We are legally authorized to guide you, to help you, to build portfolios for you, to do your financial planning, retirement planning। इंडिया के अंदर 1200-1300 एडवाइजर्स हैं इस समय, उनमें से एक हम हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में। So guys, that is it. Thank you so much for watching. Thank you so much for being part of the Bull of the Wall Street YouTube channel. It means a lot. I'll be seeing you in another one. Bye bye. Jai Hind.